ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो वहाँ भी आपको मदद मिलती है और इंटरव्यू में भी यहाँ से मदद मिलती है। चाहे फिर आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और एक सामान्य जानकारी भी मिलती है। साधना से निकले नए संकल्प। अब हमारे मोदी जी ध्यान में गए हुए थे, साधना कर रहे थे, तो वही ये आर्टिकल एडिटोरियल को लिख रहे हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो अमृतकाल के इस प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया और मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। संत रविदास जी की तपोभूमि, हमारे गुरुओं की भूमि पंजाब में आखिरी सभा होने का सौभाग्य भी बहुत विशेष है। और इसके बाद मुझे कन्याकुमारी में भारत माता के चरणों में बैठने का अवसर मिला। क्या मिला? अवसर मिला। और शुरुआती पलों में चुनाव का कोलाहल मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियों में, रोड शो में देखते हुए अनगिनत चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मैं सब कुछ आत्मसात कर रहा था। मेरी आंखें नम हो रही थी। मैं शून्यता में जा रहा था, साधना में प्रवेश कर रहा था। और कुछ ही क्षणों में राजनीतिक विवाद बार पलटवार, आरोप के स्वर और शब्द, वह सब अपने आप शून्य में समाते चले गए। मेरे मन में विरक्ति का भाव और तीव्र हो गया और मेरा मन बाह्य जगत से अलिप्त हो गया। इतने बड़े दायित्वों के बीच ऐसी साधना कठिन होती है, लेकिन कन्याकुमारी की भूमि और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने इसे सहज बना दिया है। मैं सांसद के तौर पर अपना चुनाव भी अपनी काशी के मतदाताओं के चरणों में छोड़कर यहाँ आया था। मैं ईश्वर का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म से ये संस्कार दिए। कन्याकुमारी के उगते सूर्य ने मेरे विचारों को नई ऊंचाइयां दी और सागर की विशालता ने मेरे विचारों को विस्तार दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे दशकों पहले हिमालय की गोद में किए गए चिंतन और अनुभव पुनर्जीवित हो रहे हों। कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण श्री एकनाथ रनाडे जी ने करवाया था। एकनाथ जी के साथ मुझे काफी भ्रमण करने का मौका भी मिला। ये आरएसएस से जुड़े रहे और मोदी जी भी आरएसएस से जुड़े रहे। और ये कहते हैं ना कि जंगलों में इन्होंने टाइम बिताया, तो उन्हीं यादों की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी और ये इसका हेडक्वार्टर नागपुर में देखने को मिलेगा। और केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे, ये भी याद रखिएगा। तो कश्मीर से कन्याकुमारी, ये हर देशवासी के अंतर मन में रची बसी हमारी साझी पहचान है। और यह वह शक्तिपीठ है जहां मां शक्ति ने कन्याकुमारी के रूप में अवतार लिया था। और यहाँ विवेकानंद शिला स्मारक के साथ ही संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा, गांधी मंडपम और कामराजर मणि मंडपम है। संत तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कल तमिल साहित्य के रत्नों से जड़ित एक मुकुट के जैसी है। भारत हजारों वर्षों से विचारों के अनुसंधान का केंद्र रहा। हमने जो अर्जित किया उसे कभी अपनी व्यक्तिगत पूंजी मानकर आर्थिक या भौतिक मापदंडों पर नहीं तोला। इसलिए इंद्र न मम यह भारत के चरित्र का एक सहज और स्वाभाविक हिस्सा हो गया है। अभी कोरोना के कठिन कालखंड का उदाहरण भी हमारे सामने है, जब गरीब और विकासशील देशों को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन भारत सफल प्रयासों से तमाम देशों को हौसला भी मिला और सहयोग भी मिला। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण बना। सिर्फ 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलना अभूतपूर्व है। और गरीब के सशक्तिकरण से लेकर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को प्राथमिकता देने के हमारे प्रयासों ने विश्व को प्रेरित किया है। भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। और आप देखिए, बड़ी वैश्विक संस्थाएं कई देशों को हमारे मॉडल से सीखने की सलाह दे रही हैं। आज आप देखते हैं कि भारत की प्रगति और भारत का उत्थान केवल भारत के लिए बड़ा अवसर नहीं है, यह पूरे विश्व में हमारे सभी सहयात्री देशों के लिए भी एक ऐतिहासिक अवसर है। G20 की सफलता के बाद से विश्व भारत की इस भूमिका को और अधिक मुखर होकर स्वीकार कर रहा है। देखिए, G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है और अब तो वैसे आप देखते हैं कि 21 मेंबर हो चुके हैं इसमें। 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील
अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना का काम करता है। इसमें आप देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ, ये सब इसके मेंबर हैं। और आज भारत को ग्लोबल साउथ की एक सशक्त और महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। और भारत की ही पहल पर अफ्रीकी संघ G20 समूह का हिस्सा बना है। नए भारत का यह स्वरूप हमें गर्व और गौरव से भर देता है। अब ये एक भी पल गवाए बिना हमें बड़े दायित्वों और बड़े लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने होंगे। हम नए सपने देखते हैं। हमें भारत के विकास को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और इसके लिए यह जरूरी है कि हम भारत के अंतर्भूत सामर्थ्य को समझें और हमें हमें भारत की शक्तियों को स्वीकार भी करना होगा, उन्हें पुष्ट भी करना होगा और विश्व हित में उनका संपूर्ण उपयोग भी करना होगा। आज ही वैश्विक परिस्थितियों में युवा राष्ट्र के रूप में भारत की सामर्थ्य हमारे लिए एक ऐसा सुखद सहयोग और सुअवसर है जहां से हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है और हमें जीवन में हर क्षेत्र में रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे रिफॉर्म 2047 के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप भी होने चाहिए। यह भी समझना होगा कि रिफॉर्म कभी एकाकी प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसलिए मैंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का विजन राम ने रखा। रिफॉर्म का दायित्व नेतृत्व का होता है और उसके आधार पर हमारी ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म करती है और जब जनता इससे जुड़ जाती है तब हम ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखते हैं। भारत बनाने के लिए आप देखिए हमें श्रेष्ठता को मूल भाव बनाना होगा। चारों दिशाओं में तेजी से काम करना होगा। हमें मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ क्वालिटी पर भी जोर देना होगा। हमें हर पल इस पर गर्व होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें भारत की सेवा और इसकी शिखर यात्रा में हमारी भूमिका निभाने के लिए चुना है। हमें प्राचीन मूल्यों को आधुनिक स्वरूप में अपनाते हुए अपनी विरासत को आधुनिक ढंग से पुनर्परिभाषित करना होगा। हमें राष्ट्र के रूप में आप देखिए पुराने पढ़ चुके सोच और मान्यताओं का परिमार्जन भी करना होगा। हमें हमारे समाज को पेशेवर निराशावादियों के दबाव से बाहर निकालना है और हमें याद रखना है कि नकारात्मकता से मुक्ति सफलता की सिद्धि तक पहुंचने के लिए पहली जड़ी बूटी है और सकारात्मकता की गोद में ही सफलता पलती है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कहा था कि हमें अगले 50 वर्ष केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करने होंगे और उनके इस आह्वान के ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। आज हमारे पास वैसा ही एक स्वर्णिम अवसर है। इस अवसर पर हम अगले 25 वर्ष केवल राष्ट्र की प्रगति एवं उत्थान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित करें। हमारे ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों और आने वाली शताब्दियों के लिए नए भारत की सुदृढ़ नींव बनकर अमर रहेंगे। मैं देश की ऊर्जा को देखकर यह कह सकता हूं कि लक्ष्य अब दूर नहीं है। आइए तेज कदमों से चलें, मिलकर चलें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। ये मोदी जी के विचार हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? आप जरूर अपनी राय दिया करिएगा। ये आप देखते हैं कि भारी पड़ती जल निधियों की अनदेखी और जिस तरह से आप देखिए हमारे देश के कई शहरों से घटनाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि पानी की किल्लत जो देखी जा रही है और देश भर में कई ऐसे स्थान हैं जहां आप देखिए कि गंदा पानी पीने पर आप देखते हैं कि लोग मजबूर हैं और गंदा पानी से आप देखिए कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। यह कैसी विडंबना है कि जिस शहर के बीच सिसदा नीरा यमुना जैसी नदी तकरीबन 27 किलोमीटर के दायरे में बहती हुई हर साल गर्मियों में पानी की किल्लत के लिए कुख्यात हो जाता है। दिल्ली सरकार अपने जल पिटारे की परवाह साल भर करती नहीं है और जब पानी के लिए लोग परेशान होते हैं तो हरियाणा पर आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। जब दिल्ली में यमुना लबालब होती है तो यहाँ के नाले कारखाने उसमें जहर घोलते हैं और जब पानी का संकट खड़ा होता है तो नदी की याद आती है। यह हाल देश के लगभग सभी बड़े शहरों पर कहर चला है और अपने तालाबों पर मिट्टी डालकर कंक्रीट से तन गया बेंगलोर तो केपटाउन की तरह जल शून्य की चेतावनी से बेहाल है। मुंबई की 5 नदियां नाला बन गई हैं। बरसात में जो पानी शहर की प्यास बुझाता है अब वह सकरे रास्तों से बहकर समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है और जरूरत के समय लोग भूजल और टैंकर के जरिए जैसे तैसे जिंदगी काटते हैं। चाहे हैदराबाद हो या चेन्नई हो या फिर पटना हो, श्रीनगर हो, नक्शे पर वहां नदी तालाब नहर का जाल है और दुर्भाग्य है कि जब इंद्र देवता अपना आशीष बरसाते हैं तो इन जल भंडारों को अधिक से अधिक जल से भरने की बजाय समाज उसमें मिट्टी भरकर जमीन का लोप करता है और जब तक यह सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहेगा तब तक पानी की कहानी में कोई सुधार नजर नहीं आएगा।
और कहते हैं ना कि जो हमारे पास पर्याप्त होता है उसकी हमें कीमत कहाँ मालूम रहती है। और जहाँ आप देखिए पानी पर्याप्त नहीं है, पानी की कमी है, उन लोगों से पूछिए पानी कितना जरूरी है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भले ही लोग इससे खुश हों कि उनके पास पानी का बिल आता नहीं है, लेकिन सच यह है कि दिल्ली की कोई 31% आबादी को नल से स्वच्छ जल पेयजल नहीं मिलता है। हजारों टैंकर हर दिन कॉलोनियों में जाते हैं और उनके लिए पानी जुटाने के लिए पाताल को इतनी गहराई तक खोद दिया गया है कि सरकारी भाषा में कहे कहीं कई जगह यह डार्क जोन बन गया है। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में जो यमुना हिंडन के त्रिभुज पर है, तमाम कॉलोनियां पानी के लिए तरसती हैं क्योंकि दोनों नदियां कूड़ा ढोने का जरिया बन गई हैं। गुरुग्राम में भी जरूरत की तुलना में 105 एमएलडी कम पानी की आपूर्ति हो रही है। दिल्ली में आप देखिए 983 तालाब झील जोहड़ हैं। जल संसाधन मंत्रालय की गणना बताती कि इनमें से किसी को भी प्यास बुझाने के काबिल नहीं माना जाता है। दिल्ली गंगा और भाखड़ा से सैकड़ों किलोमीटर दूर से पानी मंगवाती है, लेकिन अपने ही तालाबों को इस लायक नहीं रखती है कि वे बरसात का पानी जमा कर सकें। और 3/4 जल निधियों का इस्तेमाल तो महज सीवर की गंदगी बहाने में ही हो जाता है। और बेंगलोर की तरह हैदराबाद और चेन्नई में भी जैसे ही विदेशी कंपनियां आना शुरू हुई, आबादी बढ़ने के साथ मकान की जरूरत बढ़ी, तालाब नदियों को ही समेटा गया और जल संकट को खुद आमंत्रित कर लिया गया। और ऐसे उदाहरण देश के हर कोने में हैं। बीते एक दशक में सरकार ने हर जल नल, अमृत सरोवर और अटल भूजल जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इन सभी में ना जन भागीदारी रही, ना ही आम लोगों में जिम्मेदारी का भाव। वास्तव में प्रकृति जन्य जितनी भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हमें अतीत में ही झांकना होगा। एक ताजा रिपोर्ट चेता चुकी है कि अगर कुछ वर्षों में देश के 30 शहर जलहीन सीमा तक सूख जाएंगे तो इनमें इंदौर, बठिंडा, कोयम्बटूर जैसे शहर भी हैं। यह कड़वा सच है कि जलवायु परिवर्तन का बुरा असर आप देखेंगे कि पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही गांवों से शहरों की तरफ तेज पलायन, अनियोजित शहरीकरण, कम बरसात, अधिक गर्मी, उथले जल स्रोतों में अधिक बाष्पीकरण और साथ ही जल के बदतर प्रबंधन के कारण जल संकट प्रकृति से अधिक इंसान को ज्यादा कटघरे में खड़ा करता है। और यह सवाल लगभग हर तीसरे साल खड़ा होता है कि औसत से कम पानी बरसा तो क्या होगा। देश के 13 राज्यों के 135 जिलों की कोई 2 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि प्रत्येक 10 साल में 4 बार पानी के लिए त्राही त्राही करती है। इसे लगभग नजरअंदाज किया जाता है। और यदि सामान्य से कुछ कम बारिश हुई हो पर जल प्रबंधन ठीक हो तो उससे असर को गौण किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। देखिए एक बात और बताऊं आपको, आम जनता ने क्या सोच लिया, एक काम सरकारों का है। सरकार आप देखिए पानी पैसे की तरह बहा तो देती है, लेकिन उसे सही अंजाम तक पहुंचाना ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है। आपने देखा होगा गांव की तरफ छोटे छोटे तालाब तलैया बनती हैं और एक बरसात होती है वो बहकर काम खत्म हो जाता है। तो भ्रष्टाचार भी एक बड़ा इनमें कारण बनता है। भारत में दुनिया की कुल जमीन का 2.45% क्षेत्रफल है, जबकि दुनिया के कुल जल संसाधनों में से 4% ही हमारे पास है। जनसंख्या की भागीदारी हमारे पास 16% है और हमें हर साल बारिश से कुल 4000 घन मीटर पानी प्राप्त होता है, जबकि उपयोग लायक भूजल 1869 घन मीटर है और इसमें से महज 1122 घन मीटर पानी ही काम आता है। और देश के उत्तरी हिस्से में नदियों में पानी का 80% जून से सितंबर के बीच रहता है। दक्षिणी राज्यों में यह आंकड़ा 90% का है। शेष 8 महीनों में पानी का जुगाड़ ना तो बारिश से होता है ना ही नदियों से। और भारत में औसतन 110 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो अधिकांश देशों से ज्यादा है। यह बात और है कि हम बरसने वाले कुल पानी का महज 15% ही संचित कर पाते हैं। शेष पानी नालियों और नदियों से होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाता है और बेकार हो जाता है। प्रकृति जीवनदायी संपदा यानी कि पानी हमें एक चक्र के रूप में प्रदान करता है और इस चक्र को गतिमान रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति के खजाने से हमें जितना पानी लेते हैं उसे वापस भी हमें ही लौटाना होता है। जल संकट का निदान पूरे पुराने तालाब, कुओं और बावड़ियों, नदियों को उनके मूल स्वरूप में लौटाने में ही छिपा है। और भूजल लंबे समय तक आप देखिए ठोस विकल्प नहीं है। यदि हम नदी तालाब को पानी की अमूल्य निधियां मान लें तो कभी किसी का कंठ सूखा नहीं रहेगा। लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं पंकज चतुर्वेदी, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और देखिए जब तक सभी का योगदान नहीं रहता है कोई सफलता नहीं पा सकते हैं। और याद रखिए जल संकट हो, प्रदूषण हो किसी भी तरह का, या जलवायु परिवर्तन हो, तापमान हो, इससे हर कोई प्रभावित है।
आम इंसान भी प्रभावित है, ये भी जान लीजिए। स्वयं से प्रेम करें। स्वयं से प्रेम करना सुखी जीवन का आधार है। स्वयं से प्रेम का अर्थ है कि स्वयं को निखारना, अपनी अच्छाइयों को खोजना, अपने लिए सम्मान प्राप्त करना, सोच सदैव सकारात्मक रखना और अपने आप को प्रेरित करते रहना और अपने साथ हुई हर अच्छी बुरी घटना की जिम्मेदारी खुद पर लेना। स्वयं से प्रेम की भावना सफलता का एक ऐसा कारक है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि अपने दिल में प्यार रखिए, क्योंकि इसके बिना जीवन ऐसा है जैसे बिना सूरज की रोशनी के मुरझाया हुआ पौधा। आप दूसरों को प्रेम और सम्मान तभी बांट पाएंगे जब आपके पास वह पर्याप्त मात्रा में होगा। स्वयं से प्रेम करना बहुत सहज एवं स्वाभाविक है, और जब आप अपने आप से पूरी तरह से प्रेम करना सीख जाते हैं तो आप फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाते हैं। स्वयं से प्रेम के अभाव में हम अपने लक्ष्यों और सपनों में और खुश एवं स्वस्थ रहने की युक्ति को भूल जाते हैं। चार्ल्स बुकोव्स्की ने कहा कि यदि आप में प्यार करने की क्षमता है तो पहले खुद से प्यार करें। और कुछ लोग स्वयं से प्रेम करने को अनुचित समझते हैं। लोगों के दिल में यह धारणा बस गई कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वह स्वार्थी होता है और वह दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकता है। वास्तव में यह एक मिथक प्रतीत होता है। अपने आप से प्रेम करना गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं करता वह किसी अन्य के लिए ऐसी भावना को कैसे विस्तार दे सकता है। जो अपने आप से संतुष्ट नहीं है वह किसी और को संतुष्ट कैसे कर सकता है। ब्यू टापलिन ने कहा कि आत्म प्रेम एक महासागर है और आपका दिल एक बर्तन है। इसे पूर्ण बनाएं और उसमें से कुछ मात्रा उन लोगों के जीवन में स्वतः फैल जाएगी जिन्हें आप प्रिय मानते हैं, लेकिन इसकी पहल आपको करनी होगी। और इसलिए स्वयं से प्रेम का भाव विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाइए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखा करिएगा, इंटरेस्टिंग रहता है। विपक्ष का विचित्र रवैया। अब आप देखिए 4 तारीख को क्या होना है, रिजल्ट आना है ना चुनाव का। तो अभी से आप देखते हैं कि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। इस बार आप देखिए चुनाव आयोग पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर लोकतंत्र पर मतदाताओं का अगर भरोसा कम हो जाए, चुनाव पर कम हो जाए भरोसा, उनका चुनाव आयोग पर कम हो जाए, तो लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे। और अभी जो वोट डालने नहीं जा रहे हैं ना, उनका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। और इससे विचित्र और हास्यास्पद और कुछ नहीं है कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की ओर से जोर जोर से यह दावा करने में लगे हैं कि उनके गठबंधन को लोकसभा और चुनाव में 295 सीटें मिल रही हैं, और दूसरी ओर उनके नेता मतगणना में गड़बड़ी की निराधार आशंकाएं जताकर भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। भ्रम फैलाने की इसी कोशिश के तहत कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यह अनर्गल दावा कर दिया कि मतगणना को प्रभावित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 150 जिलों के जिलाधिकारियों को फोन किया, और उन्होंने यह बेतुका आरोप लगाते हुए समझा होगा कि इससे उन्हें एक फर्जी नैरेटिव खड़ा करने में मदद मिलेगी। लेकिन चुनाव आयोग ने यह नोटिस जारी कर उनका खेल खराब कर दिया कि आपने आरोपों के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करें। स्पष्ट है कि वह ऐसा करने से रहे। चुनाव आयोग को इससे ऐसे अनर्गल आरोपों के खिलाफ और अधिक सख्त रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेता उसे बदनाम करने की सुनियोजित अभियान छेड़े हुए हैं। और इसी के तहत आप देखेंगे मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़ों को लेकर भी व्यर्थ की चीख पुकार मचाई गई, और इसके बाद यह हल्ला मचाया जाने लगा कि मतगणना के तौर पर तरीकों में बदलाव किया जा रहा है। यह अभी भी अफवाह फैलाई गई कि प्रत्याशियों के एजेंटों को मतगणना स्थल के करीब नहीं भटकने दिया जाएगा। जब इससे बात नहीं बनी तो यह कहा जाने लगा कि चुनाव आयोग ने पुरानी परंपरा का परित्याग करते हुए डाक मतों को बाद में गिनने का फैसला किया, और इसे तूल देने के लिए विपक्षी नेता चुनाव आयोग के दरवाजे तक भी पहुंच गए। लेकिन यह आरोप भी हवाई ही साबित हुआ, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट किया कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले ही की तरह होगी। विपक्षी नेताओं की इन हरकतों से यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि वे अपनी संभावित हार का ठिकरा चुनाव आयोग, मीडिया आदि पर फोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यही कारण है कि उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों को न केवल अस्वीकार कर दिया बल्कि उन्हें भाजपा पर प्रायोजित भी करार दिया। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस इतनी दुविधाग्रस्त थी कि पहले उसने टीवी चैनलों पर होने वाली चर्चा का बहिष्कार करने का फैसला लिया, फिर फर्जीहत होती देख उसने शामिल होने का निर्णय लिया। यह वही कांग्रेस है जिसने कुछ माह पहले तेलंगाना के एग्जिट पोल नतीजों को खुशी खुशी स्वीकार किया था, और यह उम्मीद जताई थी कि नतीजे उन्हीं के अनुरूप रहेंगे। इस बार विपक्षी दलों को ना तो एग्जिट पोल पर भरोसा है, ना चुनाव आयोग पर। हैरानी नहीं है कि नतीजे आते ही वे जनता पर भी भरोसा
करना छोड़ दें। यदि कांग्रेस का यही रवैया रहा तो उसके दिन खत्म होने में और भी अधिक समय लगेगा। देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, ये यही करवाता है। और याद रखिएगा, टोटल सीटें कितनी है लोकसभा में? 543 सीटें हैं। और देखिए, इस तरह के सवाल जो आज सत्ता पक्ष है ना, वो भी उठाता रहा। ईवीएम के खिलाफ उसने देश भर में यात्राएं निकाली थी। और आपने देखा होगा कि देखिए, एग्जिट पोल कहने का मतलब, एग्जिट मतलब बाहर, यानी कि आप देखिए, आप वोट डाल के जैसे ही बाहर आते हैं तो एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां आपसे सवाल पूछती हैं कि आपने किसे वोट दिया, आप किसे प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो उसी के आधार पर ये तैयार किए जाते हैं। कई बार सही निकलते हैं, कई बार गलत भी निकलते हैं। और एक इसके उदाहरण कई मिल जाएंगे आपको। पश्चिम बंगाल आप देखिए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में सही निकले थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में खराब निकले थे। बिजली संकट तो आमजन की रातों की नींद और दिन का चैन यदि बिजली के कारण छिन जा रहा तो फिर यह चिंता और चिंतन स्वाभाविक है कि इसका वास्तविक जिम्मेदार कौन। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग अब उन लोगों के विरुद्ध अभियान चला रहा है जो कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहे हैं। और यह भी बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर इसलिए फूंक रहे हैं क्योंकि लोग कटिया लगाकर इसकी उसकी क्षमता से अधिक लोड डाल रहे हैं। कुल मिलाकर यह तस्वीर उभारने की कोशिश है कि वर्तमान में लोग जिस संकट का सामना कर रहे हैं उसके लिए आमजन के बीच का ही एक वर्ग जिम्मेदार है। ठीक है, ऐसा है भी, लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि यह सब कुछ क्या पहली बार और अचानक हो रहा है। और आप देखिए, साल भर विभाग क्या करता रहा है। और अब आप देखते, विभाग ऐसे लोगों की धरपकड़ करता भी है। तो उन बिजली उपभोक्ताओं का संकट क्या एक झटके में दूर हो जाएगा जो पूरी निष्ठा के साथ विद्युत शुल्क का भुगतान करते हैं। साफ बात है कि बिजली विभाग ने उन उपभोक्ताओं के साथ छल किया जो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह समय से शुल्क जमा करते हैं और ये आशा करते हैं कि उसके उसके बदले उन्हें उचित सेवा मिलेगी। बिजली चोरी, लाइन लॉस रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सतत प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। देखने में आया कि आधारभूत संरचना के संबंध में विभागीय आकलन की अनदेखी की जाती है। जब समस्या प्रचंड होती है तो उसी का रोना रोया जाता है। फिलहाल तो वही उपाय किए जा सकते हैं जो क्षमता में है, लेकिन इससे विभाग और विभाग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों को भविष्य के लिए सबक लेना चाहिए। ये आप देखिए, डेमेंशिया से बुजुर्गों का बचाव। तो देश भर में जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, डेमेंशिया की बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। डेमेंशिया के लिए बड़ा कारण आज ही हमारी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवेश बनता जा रहा है, जहां एक तरफ एकल परिवार अपने में खोए रहना और दिन प्रतिदिन की भागम भाग, वहीं दूसरी ओर पढ़ने पढ़ाने की आदत कम होना एक प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगले 25 वर्षों में डेमेंशिया के रोगियों की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए, अगर हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें, WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिए। डेमेंशिया में मनोभ्रम की स्थिति हो जाती है और भूलने या निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, और इसमें बुजुर्ग धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगते हैं। भारत के संदर्भ में यह इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि यहाँ भी आने वाले वर्षों में बुजुर्गों की संख्या अधिक हो जाती है। दरअसल पहले लोगों में लिखने पढ़ने की आदत होती थी और किस्सा गोई की परंपरा थी, तो गांव शहरों में चौपाल होती थी और बड़े बुजुर्ग वहां बैठकर गांव मोहल्ले में घटने वाली घटनाओं पर नजर रखते थे। वहीं आपसी चर्चा, ताश, शतरंज आदि खेल या इसी तरह की गतिविधियां चलती रहती थी। इसके अपने फायदे भी थे। इस चौपाल से जहां मोहल्ले की सुरक्षा चाक चौबंद रहती थी, वहीं असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश भी लगता था। आपसी दुख दर्द साझा करने से मन का बोझ भी कम हो जाता था। और आज के समय में तो मैं कहता हूँ ना कि हमारे पास कोई एक ऐसा इंसान नहीं है आज के समय में कि जिससे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें और हमारा दुख है कुछ, हमारे पीड़ा है, हमारे मन में कुछ चल रहा है तो उससे हम सुना सकें और हमें वो ये भरोसा रहे कि वो किसी और से नहीं कहेगा, हमारे मजे नहीं लेगा, हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। और मैं कहता हूं कि अगर आपके पास हैं तो बड़ा सम्मान किया करिएगा उनका, ठीक है। और परंतु आज हालात आप देखते हैं कि इसके ठीक विपरीत होते जा रहे हैं। चौपालों की परंपरा लगभग खत्म हो गई है। अब तो सब अपने ड्राइंग रूम में स्मार्टफोन पर व्यस्त रहते हैं
और एक दूसरे से बात करने सुनाने का तो समय ही नहीं रह गया है। इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं और संवेदनहीनता, एकाकीपन, स्वार्थता, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा जैसी समस्याएं सामने आने लगी हैं। और एक अध्ययन में आप देखते हैं कि सामने आया कि लिखने पढ़ने की आदत से बुजुर्गों की को डेमेंशिया की बीमारी से काफी हद से बचाया जा सकता है। जितना अधिक बुजुर्गों को इन गतिविधियों में व्यस्तता होगी, उतनी अधिक संभावनाएं इसके खतरे को कम करने की होगी। स्वजनों के साथ नियमित संवाद कायम रखने या हंसने बोलने से भी इसका खतरा कम हो जाता है। और इस खतरे को देखते हुए सामाजिक संगठनों आदि को भी सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में यह समस्या और बढ़ेगी। ऐसे में मनोविश्लेषकों, चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को गंभीरता से प्रयास करने होंगे। एकल परिवार, नौकरी के कारण एक दूसरे से दूरी, प्रतिस्पर्धा के चलते अलग तरह की कुंठा और मानसिक परेशानी सबको परेशान करने लगी है। और आप देखते हैं कि समय रहते इसका समाधान तलाशना होगा। यहाँ भी आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियाँ रहती हैं, ये भी देख सकते हैं आप लोगों को। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। जो छूट जाता है, अगर आपको लगता है कि पढ़ना जरूरी है, जो महत्वपूर्ण रहता है उन पर तो हम बात कर लेते हैं, फिर भी आपको लगता है कि आपको और अच्छे से पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर पूरा मिल जाएगा आपको वहाँ। कि भारत में वन क्षेत्र का क्षय एवं ताप का कहर, तो ये पॉइंट भी नोट कर लिया करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह पूछे जा सकते हैं। इस बार वाकई में काफी गर्मी पड़ रही है और इस वाक्य या फिर अन्य भाषाओं में बोली गई समान अर्थ वाले वाक्यों से तो हम सब रूबरू ही हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक चिंता का विषय भी है। और इस स्थिति का समेकित अवलोकन दर्शाता है कि इसके केंद्र में कहीं ना कहीं वृक्षों का क्षय महत्वपूर्ण कारक के तौर पर है। संबंधित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 के बीच 6 लाख प्रति वर्ष से अधिक की दर से वन क्षेत्रों की कटाई हुई है। सस्टेनेबल नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार भारत में वर्ष 2018 से 2022 के बीच महज 5 वर्षों में खेतों से लगभग आप देखिए 53 लाख से अधिक पेड़ गायब हो गए हैं। लिहाजा इस दौरान आप देखिए हर 1 किलोमीटर क्षेत्र से औसतन 2.7 पेड़ों की कटाई हुई है। वहीं कुछ गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में 50 से अधिक पेड़ों की कटाई प्रति किलोमीटर हुई है। और यही आप देखें कि आगे चल के हमारे लिए मुसीबत भी बन रहे हैं। हम लोग पेड़ काटते तो जा रहे हैं, लेकिन लगा बिल्कुल नहीं रहे हैं। और आप देखिए संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं कि 2010 से 11 के बीच चिन्हित किए गए बड़े छायादार पेड़ों में से लगभग 11% पेड़ वर्ष 2018 तक गायब हो गए। और आप देखेंगे भारतीय खेतों में इस प्रकार लुप्त हो रहे पेड़ दर्शाते हैं कि खेतों से इस प्रकार लुप्त हो रहे पेड़ दर्शाते हैं कि खेती की जमीन पर साल दर साल बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है। आप नॉर्मल देखिए, अपने आसपास देख लीजिए। हमारे गांव में आप देखिए पहले कितने पेड़ हुआ करते थे, आपके गांव में भी हुआ करते होंगे। हमारे जो खेत थे उसके चारों तरफ आप देखते हैं कि पेड़ लगे होते थे, आज वो भी साफ हो गए। और आप देखिए खेती के लिए हम लोग जंगल साफ करते जा रहे हैं, फिर भी परेशान है। शहरों में वृक्षों का क्षय, तो शहरी क्षेत्र में वर्ष 2050 तक दुनिया की 68% आबादी के रहने का अनुमान है। वहीं भारत में अभी शहरीकरण अनुमानता 35% से अधिक है और इसमें साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। शहरीकरण लोगों को रोजगार समेत अच्छे जीवन जीने की लालसा के साथ जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु इसी क्रम में शहरों का बढ़ता जनसंख्या घनत्व पेड़ पौधों की संख्या में कमी के साथ नकारात्मक सह संबंध भी स्थापित करता है। हर शहर में कहीं ज्यादा से कहीं कम परंतु पेड़ों की संख्या में गिरावट आई है। एक हालिया सर्वे के अनुसार भोपाल में बीते 10 वर्षों में ग्रीन बेल्ट में लगभग 30% की कमी आई है। वहीं मुंबई नगर पालिका के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीते 6 वर्षों में मुंबई में मेट्रो एवं सड़क परियोजनाओं के कारण 21,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई हुई है। वहीं बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई से रोकने के लिए उसे ट्रांसप्लांट किया गया, परंतु उसके बचने की दर महज 20% है, जो काफी कम है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इस प्रकार से विकास परियोजनाओं भी पेड़ों की संख्या में भारी गिरावट लेकर आ रही हैं। और आप देखिए भारत की आईटी राजधानी बेंगलोर में भी बीते दशकों में निर्माण क्षेत्र में लगभग 52% की वृद्धि हुई है, जो वहीं पेड़ पौधों की संख्या में लगभग 26% की गिरावट दर्ज की गई है। संसद में प्रस्तुत भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद में हरित क्षेत्र वर्ष 2011 से 2021 के बीच 17.96
वर्ग किलोमीटर से घटकर 9.41 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो लगभग 48% का क्षय प्रदर्शित करता है। वहीं कोलकाता में लगभग आप देखिए 30% वन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में भी पेड़ पौधों की संख्या में कुछ हद तक गिरावट देखी गई है। ये सभी आंकड़े भारतीय शहरों के मद्देनजर काफी चिंताजनक हैं, जो पर्यावरण की को नुकसान पहुंचाने के साथ ही जनमानस पर भी भारी पड़ रहा है। और एक बात आप लोग जान लीजिए, ये आंकड़े आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, दे दिया करिएगा, बता दिया करिएगा किस तरह से पेड़ों की कम हो रहे हैं पेड़। प्रकृति का संरक्षण, तो पेड़ पौधों एवं जंगलों की सुरक्षा केवल प्रकृति के संरक्षण हेतु जरूरी नहीं है, बल्कि जैव विविधता के बचाव, मिट्टी, हवा और पानी की उर्वरता, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने, वर्षा को बढ़ावा देने, बढ़ाते कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करने, धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने, धरती पर हरियाली को कायम रखने के लिए भी जरूरी है। इतना ही नहीं, मानव जंगल एवं पेड़ पौधों से भी भोजन, फल, ईंधन, लकड़ी, दवाई आदि का प्रबंधन करता है। फिर भी इतनी उपयोगिता के बावजूद इससे नुकसान पहुंचा रहा है। इसके पीछे कुछ प्रकृति तो कुछ मानव जनित कारक हैं। संबंधित आंकड़ों के अनुसार भारत में 2002 से 2020 के बीच आग के कारण 35,000 से अधिक वृक्षों का नुकसान हुआ है। तो वहीं आंधी तूफानों से भी काफी आप देखिए हद तक वनों को नुकसान पहुंचा है। परंतु इन सब से कहीं ज्यादा मानव की विकास प्रेरित गतिविधियां, खेती किसानी के तौर तरीकों में बदलाव, शहरों में विकास परियोजनाएं, पेड़ पौधों की संख्या में भारी गिरावट के प्रमुख कारण। जो पेड़ पौधों की संख्या में गिरावट के जो उन्हें नुकसान पहुंचाने के जो प्रमुख कारण हैं, उन्हें आप लोग नोट कर लीजिए और इनका भी उल्लेख वहां आप लोग बता दीजिएगा। वहीं जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई बिल्कुल प्रतिबंधित है, दंड का कठोर प्रावधान है, वहां लोग पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियों को काट देते हैं, जिससे पेड़ सूख जाते हैं। सुझाव क्या हो सकते हैं, अब आप देखें तो संरक्षण की दिशा में भारत सरकार ने काफी सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम यह रहा है कि वर्ष 2022 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्र को पहुंच रहे नुकसान में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। परंतु हमें और भी तत्पर होकर कार्य करने की आवश्यकता है। मानव की सुरक्षा और एवं बचाव के लिए जरूरी है कि भूभाग पर हरियाली का बचा रहना, खास करके शहरी क्षेत्रों में। पेड़ पौधों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की मूल भावना को हमें संजोए रखने की जरूरत है, और जिसके तहत हमें पेड़ पौधों को अपनत्व की दृष्टि से देखना होगा। वहीं दूसरी ओर हर दिन कहीं ना कहीं पौधारोपण का अभियान चलाया जाता है, परंतु इसके बाद आप देखते हैं कि सामान्य रूप से छोटे पेड़ों को अनाथ रूप में छोड़ दिया जाता है और कोई रखरखाव एवं निगरानी नहीं की जाती है, जिस कारण से पौधा अंततः सूख जाता है। और इसलिए आप देखिए पौधारोपण के साथ साथ इससे कहीं अधिक हमें वृक्षों के पोषण, संरक्षण, संवर्धन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मूल रूप से हमें पर्यावरण के साथ सह अस्तित्व एवं सद्भाव के साथ ही आगे बढ़ना होगा, ताकि भविष्य की विविधता को न्यूनतम किया जा सके। इस तरह के एडिटोरियल होना चाहिए, आप लोगों को आंसर राइटिंग में और निबंध में काफी मदद पहुंचाएंगे। शहरों में हरित क्षेत्र का बढ़ाया जाए दायरा, तो भीषण गर्मी के कारण उत्तर भारत समेत दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये आप देखिए पठारी क्षेत्र भी व्यापक रूप से दुष्प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु एवं हजारों की संख्या में लोगों का बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होना गर्मी के कहर को दर्शा रहा है। मई की गर्मी भारत में वैसे तो सामान्य बात है, परंतु हर जगह तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि देखी गई। दिल्ली में तो पारा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जो निश्चित तौर पर सामान्य घटना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अभी गर्मी का कहर जारी रहने वाला है। एक संबंधित आंकड़े के अनुसार लू के कारण हर वर्ष वैश्विक तौर पर लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, ये आंकड़ा भी याद रखिए। और तो वहीं भारत में इस कारण से लगभग 30,000 लोग जान गंवाते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। इस तरह के थोड़े आंकड़े आप लोग दे दिया करिएगा, काफी प्रभावकारी होगा निबंध आपका आंसर। और इस साल की भयावह गर्मी इस वर्ष के आंकड़ों को और भी विकराल बना सकती है। वैसे तो आप देखते हैं कि गर्मी की मार सभी के लिए समान है, परंतु इसके भीषण प्रभाव का असर गांव और शहरों में अमूमन अलग रहता है, क्योंकि आप देखिए अभी भी गांव की हरियाली, खुला क्षेत्र, कच्ची मिट्टी के घर, स्वच्छ जल स्रोत जैसे नदी, तालाब आदि के आसपास गर्मी का कार्य काफी कम रहता है। वहीं शहरों में स्थिति काफी उलट है, जहां सीमित दायरे में सट कर बनाए गए घरों में लोगों को भीषण गर्मी झेलना काफी मुश्किल हो जाता है। अमीर शहरियों के लिए तो एयर कंडीशनर राहत की ठंडी हवा लाती है, परंतु गरीब एवं मध्यवर्गीय लोगों को गर्म हवा देकर पर्यावरण को और भी गर्म करती है। चहुं ओर बने कंक्रीट के जंगल
जंगल के बीच हरियाली के नाम पर घरों में मनी प्लांट, जल स्रोतों के स्थान पर टंकी से आता गर्म पानी, पंखे की हवा से शहरों में मध्य वर्गीय एवं गरीब जनमानस का जीवन दुश्वार हो रहा है। और इस प्रकार बेकाबू होती गर्मी के हालात के पीछे जलवायु परिवर्तन एवं साल दर साल वैश्विक तापमान में वृद्धि एक प्रमुख कारण है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वर्ष 1991 के बाद इस वर्ष अप्रैल महीना सबसे गर्म रहा है और संबंधित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 तक अब तक सबसे गर्म वर्ष रहा है, जो निश्चित रूप से वैश्विक तापमान की वृद्धि की पुष्टि करता है। इसके अलावा भारत में कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग से निर्मित शहर, पेड़ पौधों का क्षय, जल स्रोतों जैसे झील आदि का निरंतर विनाश भी एक प्रमुख कारण है। 140 शहरों में किए गए एक अध्ययन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण परिवेश से लगभग 60% अधिक तापमान दर्ज किया गया है, जो निश्चित रूप से कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं संघनता से पैदा हो रहे कार्बन हीट आइलैंड का ही परिणाम है, जिस कारण से शहरी क्षेत्र रात के समय भी ठंडा नहीं हो पाता है। और शहरों में पेड़ पौधों की संख्या में कमी से यह संख्या अधिक भयावह बनती जा रही है। इसके साथ ही बढ़ती गर्मी से बचाव के लिए लोगों द्वारा एयर कंडीशनर का उपयोग बाहरी वातावरण को और भी गर्म एवं प्रदूषित करता है। और लू की विभीषिका को कम करने के लिए राज्यों एवं केंद्र सरकार के स्तर पर काफी सकारात्मक कार्य किया जा रहा है। और इस दिशा में राजस्थान हाईकोर्ट ने लू के कारण हो रहे लोगों की मृत्यु पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों को मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने आप देखते हैं कि मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साथ ही लू एवं शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करके इससे निपटने के लिए अग्रिम तैयारी की बात कही है। और इस क्रम में हमें बढ़ते शहरीकरण एवं वृक्षों के क्षय पर भी समेकित तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप देखते हैं कि ग्रीन सिटी के निश्चित रूप से बढ़ावा देना होगा, नहीं तो आने वाले समय में शहरी हीट आइलैंड की स्थिति और भी विकराल होने वाली है। लिहाजा शहरों में भी हरित क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में कार्य आरंभ करना होगा। इस तरह के आर्टिकल जहां मिलते हैं तो जरूर पढ़ा करिएगा ये, ठीक है। ये होई सोई जो वोटर रची राखा, देखिए कल मालूम चल जाएगा जो भी होगा, तंज कसा जा रहा है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाएगी। तो ये दैनिक जागरण का जो संपादकीय पार्ट रहता है उसकी कहानी खत्म होती है। एक जनसत्ता का आर्टिकल भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है, एडिटोरियल, इसे भी जरूर देख लिया करिएगा, ठीक है। तो वास्तविक जीवन बनाम आभासी रिश्ते, और आजकल आप देख रहे हैं लोगों के सार्वजनिक और निजी जीवन को लेकर मनमानी बातें करने की प्रवृत्ति अब आम लोगों के लिए भी परेशानी का सबक बन गई है। हमारे सामाजिक पारिवारिक परिवेश में किसी व्यक्ति के गलत या सही विचार व्यवहार को लेकर टीका टिप्पणी करने की आदत सदा से जीवन को दुर्भर कर देती रही है। और किसी घटना दुर्घटना के सभी पक्षों को जाने समझे बिना तानों उलाहनों की बौछार करने में पराये ही नहीं अपने ही नहीं चूकते हैं। पहले से ही परिस्थिति जन्य पीड़ा के शिकार किसी इंसान या परिवार को ठेस पहुंचाने के इस व्यवहार को अब तकनीकों में मंचों ने और विस्तार दिया है। देखने में आता है कि सहज से वाक़े को भी विवादास्पद बनाकर आभासी माध्यमों पर होने वाले संवाद में हद दर्जे तक विद्रूप बना दिया जाता है। और आभासी दुनिया में ट्रोलिंग कहा जाने वाला यह बर्ताव लोगों को आत्महत्या करने के हालत तक ले जा रहा है। और बीते दिनों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ट्रोलिंग से परेशान होकर एक IT पेशेवर मां ने खुदकुशी कर ली। और गौरतलब है कि 33 वर्षीय महिला की बच्ची गोद से फिसलकर गिरी और छज्जे पर अटक गई। आस पड़ोस के लोगों ने 15 मिनट की मशक्कत के बाद बच्ची को तो बचा लिया और उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। उसके बाद आभासी दुनिया में लोगों महिला को खरी खरी खोटी सुनाने के लिए टूट पड़े और उसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। किसी ने लापरवाह मां कहा तो किसी ने बच्ची का ढंग से ख्याल रखने की रूखे शब्दों में सलाह दी। और स्थिति ऐसी बना दी कि घटना के बाद महिला अवसाद में चली गई, जबकि यह घटना जानबूझकर की गई किसी गलती का परिणाम नहीं थी। लोगों ने यह क्यों नहीं समझा कि एक शिक्षित सजग या माँ अपनी बच्ची को देखभाल में लापरवाही क्यों बरतेगी, और क्यों लोगों के पास उसे कोसने की अंधी दौड़ में इस घटना के कारण को लेकर सोचने का अब तक का अवकाश नहीं था। विचारणीय है कि ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और इस घटना का सबसे पीड़ादायक पक्ष है कि बिना गलती की सजा के रूप में दिए गए तानों उलाहनों ने एक मासूम बच्ची से उसकी मां छीन ली है। हालांकि इस मासूम की कुशलता और बचाव के लिए साझा प्रयास किए जा रहे हैं, पर ऐसी सोच को लेकर अनगिनत प्रश्न भी मौजूद हैं।
हाल के वर्षों में आप देखिए अधिकतर आभासी माध्यम और अपेक्ष और आरोप उपहास का अड्डा बन गए हैं। आम लोग भी जीवन से जुड़ी किसी घटना दुर्घटना के कारण बेवजह सलाह मशवरा के नाम पर ट्रोलिंग की जद में आ जाते हैं। बात का बतंगड़ बनाने का यह व्यवहार सच में जीना करने वाला है। अपमान उपहास का ऐसा मेल किसी भी मना स्थिति को बिखेर सकता है। सहज सी तस्वीर हो या कोई पारिवारिक आयोजन, सामाजिक जीवन से जुड़ा कोई वाक्य हो या फिर व्यक्तिगत सोच, आपसी जुड़ाव के लिए अस्तित्व में आए सोशल मीडिया मंचों पर होने वाली ट्रोलिंग एक दुखदारी समस्या बन गई है। कुछ आप देखते इस समय पहले उत्तर प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा में अव्वल आई एक बच्ची को उसके चेहरे पर दिख रहे बालों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाए कि एक छात्रा द्वारा हासिल किए गए अंक, साल भर की मेहनत और अकादमिक प्रतिबद्धता पर ध्यान देने के बजाय सोशल मीडिया मंचों पर समाज के एक बड़े तबके ने अजीबोगरीब बातें लिखी हैं। सफलता के लिए जिस बच्ची की आप देखते हैं कि सराहना की जानी चाहिए थी, लोग उसके चेहरे में ही मीन मेक निकालने लगे हैं। उसके चेहरे पर दिख रहे बालों को लेकर मजाक बनाने वाली तस्वीरें और टिप्पणियां सोशल मीडिया पर छा गई हैं। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करने का यह एक अमानवीय बर्ताव आखिर क्यों और कैसे जड़ें जमा रहा है? क्योंकि तकनीकी सुविधाओं से आभासी संसार में रमे लोगों को इतना बेसुध कर दिया कि चर्चित चेहरों के ही नहीं, आम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी मीन मेक निकालने लगे हैं। और अब ना किसी के दुख को समझने का भाव दिखता है, ना ही सहज स्थितियों से सामने आए किसी सुखद परिणाम की स्वीकारता, जिसके चलते अर्थहीन कहा सुनी का परिणाम किसी का जीवन छीन लेने की भयावह परिस्थितियां बना रहा है। दरअसल ऑनलाइन चर्चाओं का सार्थक भाव कहीं खो गया है। अर्थपूर्ण संवाद का स्थान संवेदनहीनता और नफरत की विकृत मानसिकता ने ले लिया है। दुखद यह है कि यह सब अपरिचित लोगों के साझा संवाद में हो रहा है। अधिकतर अनजाने और अनदिखे चेहरों को इस घृणा और बेवजह गरियाने की मानसिकता का शिकार बनाया जाता है। ऐसा बेनाम चेहरा जो किसी व्यक्ति या फिर समूह को प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बहस की शुरुआत करता है। इतना ही नहीं, भड़काऊ या फिर आक्रामक टिप्पणियां देते हुए आभासी दुनिया में एक भीड़ को इस संवाद का हिस्सा बना लेता है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे अपमान, उकसावे और धमकी भरी भाषा की बमबारी करने वाली इस मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। और आप देखिए, भारत ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से में क्षेत्र विशेष की जानी मानी हस्तियां लंबे समय से इस तरह के व्यवहार झेलती आई हैं। हाल के वर्षों में आम हो या फिर खास, हर कोई नकारात्मक मानसिकता वाले ऐसे लोगों के निशाने पर आ जाने लगे हैं। और किसी को क्रोधित करने, आत्महीनता लाने या फिर अपराध बोध जगाने के उद्देश्य से की जाने वाली टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं अब आए दिन सोशल मीडिया में देखने को मिलती हैं। विडंबना है कि यह ऑनलाइन दुर्व्यवहार इसके शिकार लोगों की मुश्किलें असली संसार में भी बढ़ा देता है। कई लोग भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने वाली भीड़ के इस विवेकहीन व्यवहार से विचलित होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। करीब 10 साल पहले सिडनी की 47 वर्षीय टीवी तोता चार्लोट डॉसन ट्रोलिंग की पहली शिकार बनी थी। और अध्ययन बताते हैं कि उम्र के नाजुक मोड़ पर खड़े किशोरों में बढ़ती आत्महत्या के मामले ट्रोलिंग और ऑनलाइन नकारात्मकता का गहरा संबंध है। कुछ समय पहले उज्जैन के 16 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी ट्रोलिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। महिलाओं को तो हर बात में ही ट्रोलिंग का शिकार बना दिया जाता है। कभी शारीरिक बनावट को लेकर तानेबाजी की जाती है, तो कभी किसी स्त्री के विचारों को लेकर उलाहने दिए जाते हैं। कुल मिलाकर आभासी उत्पीड़न का यह घेरा निशाने पर आए इंसान को बेचैन करने वाला वातावरण बना देता है। ऐसे में किसी भी विषय, घटना या दुर्घटना को लेकर कुछ कहने से पहले ठहराव के साथ उसे समझना जानना आवश्यक है। और मानवीय समझ और सरोकारी सोच ही इस दुर्भाव को रोक सकती है। बेहद जरूरी हो चला है कि लोग तकनीक से मिली सुविधाओं को सनक ना बनाएं। और मैंने आप लोगों से कहा ना कि लोग कुछ नहीं बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर। फिर आजकल आप देखिए, इतना सस्ता इंटरनेट हो गया है, डाटा हो गया कि आराम से डाटा डलवाते हैं और एक अकाउंट बनाते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और ट्रोलिंग करना शुरू हो जाती है। वहाँ फॉरवर्ड ही तो करना है, लिखना तो है। लिखना कितना आसान है, बोलना कितना आसान है। किसी की परिस्थिति को देखे बिना कुछ भी बोल देना, कुछ भी लिख देना बड़ा आसान है। मैं आप लोगों से कहता हूँ हमेशा, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दोनों पहलुओं को पहले देखा करिएगा, जांचा करिएगा, उसके बाद कुछ आप बातें कहा करिएगा। ठीक, थोड़े समझदार बनिए। मैं कहता हूँ कोई कुछ भी लिख दे रहा है उसे आप सच मान ले रहे हैं, ये तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। ये जिन लोगों के पास दिमाग नहीं होगा वही लोग ये काम कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे ये संपादकीय पाठ है आज का।
और आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएँ हैं आपको। धन्यवाद।